हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नगर एवं व्यापार के बारे में, नए नगरों के बारे में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नए नगरों के बारे में जिनका विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है, इनमें से अधिकांश नगर जो थे महाजनपदों की राजधानियाँ थी। तो हम लोगों ने पढ़ा कि इनमें से जो अधिकांश नगर महाजनपदों की जो थी राजधानियाँ थी। प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि के जीवंत केंद्र थे। अब हम लोग पढ़ेंगे पाटलिपुत्र का इतिहास। महाजनपद की राजधानी थी, तो मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलिग्राम नाम के एक गांव से हुआ। फिर 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदल दिया। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री हुएनसांग 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आया तो इसे यह नगर खंडहर में बदला मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नगरीय जनसंख्या के बारे में, संभ्रांत और वर्ग और शिल्पकार के बारे में। हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेमन नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। तो हड़प्पा शहरों से भिन्न है, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली है जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्कृष्ट मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथीदांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, शिप और पक्की मिट्टी मिली है। 2वीं शताब्दी ईस्वी आते आते हमें कई नगरों में छोटे धनात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्रायः उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक, गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये श्रेणियाँ संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी। तो श्रेणियाँ जो थी पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया हो। वो एक प्रतिमा जो है वह मथुरा से मिली है। इस पर प्राकृत में अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि एक स्वर्णकार धर्म की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगर हम लोग देख लेते हैं। तक्षशिला इसमें है, कन्नौज, मथुरा, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी, विदिशा, उज्जैनी, फिर पैठन, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, महास्थान सभी दिए हुए आप लोग देख लीजिए। पुहार हम लोगों ने पढ़ा है, तो पुहार यहाँ पे है दक्षिण में। अब हम लोग पढ़ेंगे उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार के बारे में। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल बिछ गया था और कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे।
इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में मस्तथुवन और प्राकृत में शतवाह और शेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। तो तमिल भाषा में मस्तथुवन और प्राकृत में शतवाह और शेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े जो है धनी होते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। दानात्मक अभिलेखों में धार्मिक संस्थाओं को दिए दान का विवरण होता है। तो दानात्मक अभिलेखों में जो है धार्मिक संस्थाओं को जो दान दिया जाता था उसका विवरण होता था। अब हम लोग देखेंगे मालाबार तट आधुनिक। तो मालाबार जो है आधुनिक केरल में है। यह एक यूनानी समुद्री यात्री द्वारा रचित पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी का एक अंश लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी का है। भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे विदेशी व्यापार जहाज भेजते हैं। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्के, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टिन और शीशे का आयात किया जाता है। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरो और काले नाग और कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता है। तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योगों के पुरातात्विक साक्ष्य मिले। यह संभव है कि पेरिपल्स में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सिक्के और राजा के बारे में। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग आए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग से संभावित क्षेत्रों पर का पता लगाया। आज सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। तो शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए। तो सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत की अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धे प्रथम शताब्दी ईस्वी कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुराविदों को योद्धे शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे योद्धे की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था?
इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होता रहा। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी से ने संग्रह करके नहीं रखा था? तो आज के लिए इतना ही रहेगा, यहीं तक आज पढ़ेंगे हम लोग। आहत शब्द से ही स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत कर उन्हें बनाया जाता था, तो ठप्पे मार के बनाया जाता था आहत सिक्कों को इस तरह से।